तो नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए उसने सबसे पहले जो फैक्टर का प्रयोग किया वो था रिलीजन। अब देखिए, पाकिस्तान जो है एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री ज़रूर था, बट वहाँ पर शियाज भी थे, चाहे वो माइनॉरिटी में हो। वहाँ पर क्रिश्चियंस भी थे, वहाँ पर हिंदूज भी थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो ये जो उसके कंट्री में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन वाले लोग थे, जैसे कि शियाज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज हो गए, सिख हो गए, इनका वो क्या करेगा। और दूसरा चैलेंज ये था कि इवन जो सुन्नीस थे पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं वो सारे सुन्नीस भी एक तरीके से होमोजेनाइज्ड नहीं थे, उसमें भी मल्टीपल सेक्ट्स के सुन्नीस थे। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान एक बड़ा हेट्रोजीनस सोसाइटी था, और दूसरा पाकिस्तान में जो ये हेट्रोजीनस ग्रुप्स थे, सरप्राइजिंग बात यह है कि ये ग्रुप्स कभी पाकिस्तान का पार्ट थे ही नहीं। भाई, पाकिस्तान में बलूचीज थे, पाकिस्तान में सिंधीज थे, सराइकीज थे, बंगालीज थे। अच्छा, अब ब्यूटी क्या है, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स थे ये हिस्टोरिकली कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी पाकिस्तान था ही नहीं। क्योंकि ये सारे ग्रुप्स जो थे एक तरीके से कभी पाकिस्तान के पार्ट बने ही नहीं। तो दिक्कत क्या हुई? तो यहाँ पर दिक्कत दोस्तों ये हुई कि पाकिस्तान के पास अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से वो इन ग्रुप्स को रिकंसाइल कर पाएगा। अब आइडियली तो देखिए, इंडिया भी उसके सामने कुछ वैसी ही स्थिति में था। तो इंडिया ने एक सेकुलर सेटअप बनाया। इंडिया ने बोला कि भाई, हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को, हर सेक्ट को इंडिया में पनाह दी जाएगी, एक राइट दिया जाएगा कि आप अपने तरीके से जैसे रह रहे हैं रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हैम्पर नहीं करेगा। जब तक आप दूसरे को तंग नहीं करेंगे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट यहाँ पर पाकिस्तान था। सबसे बड़ा मसला था ये कि अब हम करें भी तो क्या करें। तो दोस्तों, पाकिस्तान के समय जब ये उसके पास चैलेंज आया, तो इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? तो इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए जो आइडियल स्ट्रेटजी होती वो ये थी कि ये सारे ग्रुप्स को वो इकट्ठा कर लेता। बट पाकिस्तान ने वो हरकत नहीं करी। उसने इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ कर दी कि उसने इन सारे ग्रुप्स के ऊपर एक आइडेंटिटी लगा दी, और वो थी इस्लाम। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई, इस्लाम जो है पूरी सोसाइटी का बाइंडिंग फैक्टर रहेगा, और इस्लाम से हम पूरी कंट्री को यूनिफाई करके रखेंगे। देखिए, थे ये लोग सब मुस्लिम्स, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, वो अलग बात है। बट इवन जो मुस्लिम्स थे, कहीं ना कहीं उन मुस्लिम्स में भी डिफरेंट सेक्ट्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे। तो यहाँ पर किसी भी एक सेक्ट का इंटरप्रिटेशन को प्राइमेसी नहीं दी गई। यहाँ पर तो एक ही पॉइंट की प्राइमेसी दी गई कि इस्लाम। एक ही पॉइंट को बोला गया कि भाई, इस्लाम ही केवल एक बाइंडिंग फैक्टर बनेगा। तो इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत ये हुई कि इस्लाम जो है एक तरीके से इन सारे छोटे छोटे डिफरेंट आइडेंटिटीज के ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटी बना के लगा दी गई। अब हुआ क्या कि भाई, कहीं ना कहीं एक तरीके से रिजेंटमेंट आना था, कहीं ना कहीं एक तरीके से रिजेंटमेंट नेचुरल था। और यही हुआ कि जो लोग थे ये, क्योंकि चाहे वो बलूची हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो बंगाली हों, सराइकी हों, क्योंकि ये हिस्टोरिकली कभी एक पाकिस्तान आइडेंटिटी के पार्ट थे ही नहीं, और यहाँ पर इनको फोर्सिबली एक कॉमन आइडेंटिटी का पार्ट बनाया गया, तो लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट हुआ। और लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट होने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या निकला? इसका नेगेटिव पॉइंट ये निकला कि लोग एक तरीके से बहुत एलाइनेटेड फील करने लगे। देखिए, जो फॉर एग्जांपल सिंधीज हैं, वो अपने सिंधी कल्चर को मानते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिको मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है एक तरीके की, वो क्या कर रही है? वो सिंधीज के ऊपर इस्लाम फैक्टर सुपर इम्पोज कर रही है। सिंधीज में भी मान लीजिए एक स्ट्रैंड ऑफ इस्लाम होगा, बट उस स्ट्रैंड के ऊपर सुपर इम्पोज करके एक ऐसा स्ट्रैंड लगा देना जिस स्ट्रैंड के प्रैक्टिसेस आपके सेक्ट के साथ ना मिले, तो आप अपोज तो करेंगे ही करेंगे सर, ये तो बट नेचुरल है। यही चीज़ आप देखें ध्यान से तो बंगालीज के साथ भी हुई। मेजॉरिटी जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगालीज थे, वो या तो फार्मिंग कम्युनिटी में थे या ट्रेडिंग कम्युनिटी में थे। अब वहाँ पर
एक बहुत ज़्यादा रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम कभी नहीं था। और क्योंकि वहाँ पर एक बिजनेस ओरिएंटेशन माइंडसेट था, चाहे वो एग्रेरियन बिजनेस हो या ट्रेड बिजनेस हो, यहाँ पर अगर एक तरीके से आप एक स्ट्रिक्ट रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम लगा देंगे तो कहीं ना कहीं बंगालीज उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ सिर्फ बंगालियों ने रिजेक्ट नहीं करी, सिंधीज ने भी करी, सराइकीज ने करी, बलूचियों ने करी। तो जब ये सारे ग्रुप्स अलाइनेट होने लगे तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से सोचें तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी बना रहा था, उस आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसने इन कम्युनिटीज़ को अलाइनेट किया। एलाइनेशन के कारण ये सारी कम्युनिटीज़ एक तरीके से पाकिस्तान के लिए फॉल्ट लाइन्स बन गई। आज की डेट में यही फॉल्ट लाइन्स हैं, पॉलिटिकल क्लीवेजेस हैं, जो पाकिस्तान के खुद के एडवर्सरीज उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, नर्चर करते हैं और सिसीड भी करवा चुके हैं। तो ये बात भी कोई फिक्शन नहीं है, ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है। तो पाकिस्तान ने रिलीजन का प्रयोग किया, रिलीजन के प्रयोग से उसने एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, बट उस आइडेंटिटी को क्रिएट करने में वो नाकाम रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आइडेंटिटी का एक एक्सटेंशन फैक्टर था इस्लाम का, और वो क्या था? वो था उर्दू लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले एक पर्टिकुलर सेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर एक ऐसी आइडेंटिटी सुपर इम्पोज कर रहे हैं जो इस्लाम है, जो वैसे भी कहीं ना कहीं लोगों को फुल्ली एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन। और उसी चीज़ को आप और डीपन करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि इस्लाम के साथ साथ एक और चीज़ जो सुपर इम्पोज होगी वो है उर्दू लैंग्वेज। अब सिंध में सिंधी भाषा बोली जाती थी, बलूचिस्तान में उनकी अपनी लैंग्वेज थी, पश्तूनवादी लैंग्वेज वहाँ पर ज़्यादा फेमस थी, सराइकी एरिया में अपनी लैंग्वेज थी, और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज थी। हर जगह पर आपने एक तरीके से लैंग्वेज सुपर इम्पोजिशन में ये कर दिया कि भाई आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है लैंग्वेज उर्दू ही बनाकर कॉमनली सबके ऊपर सुपर इम्पोज कर दी। ये कम्युनिटीज़ जो ऑलरेडी एक तरीके से नेशनल आइडेंटिटी बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, आपने इनको और अलग कर दिया। कि आपने जब सुपर इम्पोजिशन ऑफ उर्दू किया तो उस सुपर इम्पोजिशन से कहीं ना कहीं क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारी जो कम्युनिटीज थी ये और अलाइनेट हो गई। इससे क्या हुआ? अब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलाइनेट हुई, दूसरी तीसरी से अलाइनेट हुई, ये सारी कम्युनिटी स्टेट से अलाइनेट हुई क्योंकि स्टेट इनको इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा था। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ने इस टाइम पे क्या गेम खेला? बड़ी सरप्राइजिंग बात है दोस्तों, उन्होंने ये गेम खेला कि उन्होंने एक कम्युनिटी को पूरा अलाइनेट ही नहीं किया, बल्कि एक अलाइनेटेड कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ लड़वाया और दूसरे को तीसरे के खिलाफ लड़वाया, और इस लड़ाई में उन्होंने अपना स्टेटस को अपहोल्ड करते रहे। बट अब आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अपना स्टेटस को अपहोल्ड तो कर रहा था, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या था कि पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी कभी नहीं बन पाई, और पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी आज तक कभी नहीं बन पाई। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आज की डेट में पाकिस्तान में वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आप वहाँ से अगर जाकर किसी पाकिस्तानी को पूछें कि आप पाकिस्तान से हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि वो ये बोले पहले कि वो एक मुसलमान है या वो ये बोले कि वो एक पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान इस चीज़ में नाकाम रहा कि ना तो वो अपने लोगों को एक आइडेंटिटी दे पाया, ना वो एक मुसलमान की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर पाया। और दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान एक साउथ एशिया का पार्ट था। साउथ एशिया के पार्ट होने से कहीं ना कहीं साउथ एशिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में वो इस चीज़ को एक तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी को बाकियों के सामने एक्सप्लेन करेगा। इसी कारण से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एक बात की थी कि पाकिस्तान एक तरीके से पैरिटी के ऊपर फोकस करने लग गया, कि पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई कहीं ना कहीं मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा, अमेरिका से एंगेज करता हूँ। अमेरिका के एलाइज मिडल ईस्ट में थे, तो पाकिस्तान को लगा कि अगर मैं अमेरिका का एलाई बन जाऊँगा तो कहीं ना कहीं उस एलाई को बनने के कारण मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा पाऊँगा अमेरिका के साथ
इन मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो जब पाकिस्तान ने एक ऐसा थॉट रखा तो ये भी क्लियर हुआ कि वो जो डिलेमा था पाकिस्तान के माइंड में या पाकिस्तानियों के माइंड में कि हम पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम हैं, इस डिलेमा को और एक्सेंचुएट कर दिया इन्होंने अपने आप को मिडिल ईस्टर्न्स के साथ अलाइन करके, ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो वेस्ट एशिया का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब इन्होंने ये करा तो अब वहाँ पर वेस्ट एशियंस ने रिजेंटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आप वेस्ट एशिया का तो पार्टी नहीं। तो देखिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल हो गया कि उसने अपनी तरफ से कोशिश करी एक इस्लामिक आइडेंटिटी बनाने की, नहीं बना पाया। एक लैंग्वेज को यूज़ करके बाइंड करके वो इस्लामिक आइडेंटिटी को नर्चर करना चाहा, वो नहीं कर पाया। फिर उसने अपने आप को एक तरीके से पैरिटी थीसिस के तहत अमेरिका से अलाइन करा, ये सोच के कि वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलाइन हो जाएगा और अमेरिका को दिखा पाएगा कि वो एक मिडिल ईस्टर्न काइंड ऑफ आइडेंटिटी रखता है। वो उसमें भी नाकाम रहा। तो अब जब पाकिस्तान इन सारे केसेस में नाकाम रहा तो उसको लगा कि भाई इन सब का मिक्सचर के साथ साथ एक फैक्टर अगर हम और डाल दें तो कहीं ना कहीं ये टकीला में हमारे लिए एक लेमन शॉट हो जाएगा। और उस केस में उसने, पाकिस्तान ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम जो किया वो ये था कि उसने कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया रेटरिक उठाया, एक एंटी इंडिया एंटी हिंदू रेटरिक उठा के उसने उस पूरे प्रोसेस को नर्चर करने की कोशिश करी कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है मेरा इंडिया, क्योंकि इंडिया जब तक रहेगा तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थ्रेटन रहेगी। तो ये बात बोलने से पाकिस्तान में जितनी भी ये कम्युनिटीज़ थी, सराइकीज़, बलूचीज़, सिंधीज़, इनको वो ज़बरदस्ती इकट्ठा करके इंडिया के खिलाफ लड़वा लेता था। तो पाकिस्तान में देखिए कितना केओस चल रहा है। एक तो ना तो उसके पास आइडेंटिटी है, ना उसमें वो वहाँ के लोग उसको ये बता पा रहे हैं स्टेट को या किसी दूसरे को, बाहर वाले को, कि वो पाकिस्तानी है या मुसलमान है, वो भी नहीं पता। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज देखिए कि तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों ये था कि वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा रहा है, दूसरी को तीसरी से लड़वा रहा है, तीसरी को चौथी से लड़वा रहा है, और इन चारों को कभी कभी यूज करके इंडिया के खिलाफ लड़वा रहा है। एक ही क्वेश्चन है मेरा, आप ये सब करते रहिए, आप जिस मर्जी तरीके से अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपका नेशन बिल्डिंग और नेशनल आइडेंटिटी क्या है। आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस था, तो आइडेंटिटी क्राइसिस होने के कारण जब भी अगर लोग रेस्टिव होते तो उनको सप्रेस करना भी जरूरी था। अब अगर लोगों को सप्रेस करना था तो स्टेट तो सप्रेस करेगा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि अगर स्टेट डायरेक्टली सप्रेस करेगा तो पाकिस्तान पे इंटरनेशनल लेवल पे चार्जेस लगेंगे स्टेट टेररिज्म के। तो इस कारण से पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम नॉन स्टेट एक्टर्स को क्रिएट करें, इन्हीं लोगों को यूज करें एक दूसरे के खिलाफ। आप ये बात जान के काफ़ी आपको आश्चर्यजनक लगेगा सुन के ये कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो सो कॉल्ड एक बॉडी पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी बनाता है, ये वो बॉडी है जो आज की डेट में हेड करता है हाफिज सईद। सोचिए इस बात को, पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर, एक ऐसी संस्था जिसका काम है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक आइडियोलॉजी के बारे में डिबेट करना, नर्चर करना, उस डिबेट को एग्जीक्यूट करके एक नजरिया बनाना। सोचिए कि उस बॉडी को एक तरीके से अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वर्ल्ड का हाफिज सईद जैसा इंसान हेड करता है, उसका क्या कारण होगा। क्योंकि जब आइडेंटिटी क्राइसिस था तो पाकिस्तान ये बात जानता था कहीं ना कहीं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होने के कारण लोग रेस्टिव होंगे, और इन रेस्टिव लोगों को सप्रेस करने का केवल एक ही तरीका है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया जाए। एंड दैट एक्सप्लेन्स that why a person like Hafiz Saeed today is the head of the Pakistan Ideology Coordination Center। और सिर्फ ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट कभी भर्ती होता है तो उस भर्ती के रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आयरॉनिकली पाकिस्तान जो अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट कहता है, वो अपने ही इस्लामिक सिटीजन्स को बोलता है कि आप अपना सेक्ट, आप अपना सब सेक्ट और सब सेक्ट का लीडर, आप अपना एजुकेशन, वो सब लिख के दीजिए। आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट में भी इतना इंश्योर कर रहे हैं कि वो ही आइडियोलॉजिकली सिंक्रोनाइज लोग आए जो पॉलिटिक्स और मिलिट्री की आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है कि कितना सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान को। और आइडेंटिटी क्राइसिस अगर देखना चाहो
तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान आर्मी खुद। पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स को यह सिखाया जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल हु हैज टू वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज इस्लाम। आप अपने आर्मी के अफसरों को इस थॉट में, इस नैरेटिव में इनग्रेन करके ट्रेन कर रहे हैं। तो आप इस बात को सोच लीजिए कि जब पाकिस्तान खुद अपनी आर्मी के लोगों को इस बात में ट्रेन कर रही है कि हमारे अफसरों का मेन ऑब्जेक्टिव लाइफ में होना चाहिए कि नज़रिया को अपहोल्ड किया जाए, आइडेंटिटी को अपहोल्ड किया जाए, ये खुद ही एक रिफ्लेक्शन है कि जो आप अपनी आइडेंटिटी को इतना प्रचार करके एक प्रमोट कर रहे हैं कि आप में कितना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। इस चीज़ का पैराडॉक्स है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? एक जगह पर आइडेंटिटी है ही नहीं, दूसरी जगह पे आइडेंटिटी एक इस्लाम के तहत बनी है, तीसरी जगह वो आइडेंटिटी जो इस्लाम के तहत बनी है वो निगेटेड है, रिजेक्टेड है पूरी सोसाइटी में। बट उस रिजेक्शन को फोर्सफुली एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए आर्मी एज एन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। और आर्मी को भी ये बोला जा रहा है कि आपका भी मेन ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से पहले क्या है, आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, यानी कि अपहोल्ड करना इस्लाम को। और इस्लाम को आइसोलेटेड तरीके से मत देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज इस्लाम का एक बाइंडिंग फैक्टर है उर्दू, एक एक्सटेंडेड फैक्टर है उर्दू, और इस्लाम के साथ ही आता है ये, उर्दू के साथ आता है पॉलिटिको मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और इसका बाइंडिंग फैक्टर है तीनों का कॉमन एंटी इंडिया नैरेटिव। तो यहाँ पर जब ये बात हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने अफसरों को ये बोले कि हम एक तरीके से नज़रिया पाकिस्तान को अपहोल्ड करेंगे, तो नज़रिया पाकिस्तान में ये चारों फैक्टर हैं दोस्तों, इस्लाम भी है, उर्दू भी है, अपहोल्डिंग द बैलेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात चौथा जो है, एक कॉमन पॉइंट एंटी इंडिया रेटरिक भी है। पाकिस्तान की 11वीं क्लास की जो किताबें हैं, जो हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में हम लोग अपने लड़कों को साइंस सिखाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस सिखाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान है जो अपने 11वीं क्लास के छात्रों को ये सिखाता है कि हिंदुओं को ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, भारत हमारा एक सबसे बड़ा एनिमी क्यों है। तो आप सोचिए कि उस स्टेट का एक थॉट प्रोसेस, उसकी एक आइडियोलॉजी किस डायरेक्शन में चल रही है। वो अपने बच्चों को एक कल्चर ऑफ डिस्ट्रस्ट में पैदा कर रहा है, उनको बड़ा कर रहा है। इससे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस का एक स्टेट के लिए एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आपके पास अपने बारे में बताने की चीज नहीं है और आप अपने ही लोगों को दूसरे के खिलाफ सिखा रहे हैं। आपके पास अपने बताने के लिए कुछ है तो वो बताइए। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हम उनमें अपना पास्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। वहां पर बच्चा क्या पढ़ता है कि हिंदू बुरा क्यों है, आर्मी अच्छी क्यों है, उर्दू कैसे इंपॉर्टेंट है। और वहां पे बच्चा ये पढ़ता है कि इंडिया को ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, हिंदूज को ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इंडिया और हिंदूज हमारे एनिमी कैसे हैं, इंडिया और हिंदूज ने मुसलमानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए। कोई अत्याचार नहीं था, लेकिन एक क्रिएटेड नैरेटिव है। क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप ये आइडेंटिटी बता रहे हैं। तो ये मत भूलिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण वो अपना ना नजरिया बना पाया है, इस आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण ना ही वो अपना नेशन बिल्डिंग पे फोकस कर पाया है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ये नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट क्यों करता है। इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो। थैंक यू।